नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आज बात होगी डिजिटल अरेस्ट पर। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। फिर बात होगी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर और अंत में बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा। लेकिन इससे पहले देखिए कुछ खास हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देवराय का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शोक व्यक्त किया है। अपनी पोस्ट में लिखा है, डॉक्टर विवेक देवराय एक ज्ञानी व्यक्ति थे, मैं उनको काफ़ी समय से जानता था। दिवाली वाली रात को दिल्ली के शाहदरा इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी की इस घटना में एक नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही एक 10 साल के बच्चे को भी गोली लगी है। तीनों ही पीड़ित व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य थे। यह घटना रात के करीब 8:30 बजे की है। जैसे जैसे ऑनलाइन घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर अपराधी पीड़ितों का शोषण करने के लिए एक नई और खतरनाक रणनीति अपना रहे हैं। तथाकथित डिजिटल गिरफ्तारी के खतरे के माध्यम से घोटालेबाज लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और अंततः उनसे बड़ी रकम ठग लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी जटिल प्रक्रिया को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है। पहले चरण में इसकी शुरुआत एक साधारण एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होता है। मैसेज में दावा किया जाता है कि प्राप्तकर्ता का नाम या फोन नंबर पोर्नोग्राफी, ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। पीड़ित को डिजिटल गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल एक विशिष्ट नंबर पर कॉल करने के लिए निर्देशित किया जाता है। डराने वाले मैसेज अक्सर गंभीर कानूनी परिणामों के डर से प्राप्तकर्ताओं पर तत्काल कार्रवाई करने का दबाव डालती है। इसके दूसरे चरण में एक बार जब पीड़ित दिए गए नंबर पर कॉल करता है तो स्कैमर्स स्काइप या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉल की व्यवस्था करके धोखेधारी को आगे बढ़ाते हैं। कॉल के दौरान धोखेबाज महाराष्ट्र पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी या सीमा शुल्क जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। वैध दिखने के लिए स्कैमर्स आधिकारिक दिखने वाली वर्दी पहनते हैं और सरकारी झंडा, लोगो और यहां तक कि वीएचएफ रेडियो ध्वनियों के साथ पृष्ठभूमि सेट कर देते हैं, जिससे वह खुद को अत्यधिक विश्वसनीय बना लेता है। इसका तीसरा चरण होता है कॉल के दौरान धोखेबाज पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग वितरण या अवैध सामान की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं। कुछ मामले में धोखेबाज दावा करते हैं कि पीड़ित के परिवार का कोई व्यक्ति गिरफ्तार है या किसी अपराध में फंसा हुआ है। झूठे आरोपों का उद्देश्य डर पैदा करना और बाहरी सलाह लिए बिना पीड़ित पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाता है। इसके चौथे चरण में कनेक्शन स्थापित करने के बाद स्कैमर्स पीड़ित को निगरानी या सत्यापन के रूप में वीडियो कॉल पर बने रहने की मांग करते हैं। यह वीडियो कनेक्शन बनाए रखने पर जोर देकर पीड़ित को लगातार डराते हैं, प्रभावी रूप से उन्हें अलग अलग रखते हैं। यह निरंतर उपस्थिति पीड़ित को अत्यधिक चिंता की स्थिति में रखती है, जिससे वह दोस्तों या परिवार से सलाह नहीं ले पाते हैं और उनकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसका पांचवा चरण होता है एक बार जब पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त रूप से आतंकित हो जाता है, पूरी तरह परेशान हो जाता है, तो घोटालेबाज आरोपी आरोप को समाप्त करने के लिए पैसे की मांग करता है। वह पीड़ित को बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने का निर्देश देते हैं, जो अक्सर अपराधियों की पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खच्चर खाते होते हैं। फिर इन पैसों का पता लगाने से बचने के लिए इसे तेजी से ट्रांजैक्शन कर लेता है, यानी स्थानांतरित कर लेता है। इस 5 प्रक्रिया के जरिए डिजिटल अरेस्ट जैसी जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। जब व्यक्ति एक बार उसकी कही गई बातों में फंस जाता है तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति का दिमागी संतुलन हैक करने लगता है। व्यक्ति जितना पीड़ित होने लगता है उतना ही स्कैमर्स को मदद पहुंचाने लगती है। स्कैमर्स इसी स्थिति का प्रयोग करके उनसे एक मोटी रकम ठग लेता है। लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वह संदेह कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियां इस तरीके से काम नहीं करती है। इस घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए हम कुछ यह कर सकते हैं, जैसे संदेहास्पद हो सकते हैं। मतलब है कि यह सोचना कि सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए जांच से गिरफ्तारी नहीं करती है। कोई ऐसी जानकारी जिससे आपका शोषण किया जा सकता है, ऐसे संवेदनशील जानकारी को साझा करने से आप मना कर सकते हैं।
यह आपका अधिकार है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां चार्ज को खत्म करने के लिए या क्लियर करने के लिए कभी भी पैसे की मांग नहीं करती है। यह कुछ ऐसी बात है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसी खतरनाक स्कैम का जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही मैसेज या कॉल का रिपोर्ट आप साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 1930 यानी 1930। इस पर कॉल करके आप इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी घटनाओं को रिपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया था और इसके बारे में बात की थी। दिवाली की रात दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई क्योंकि आसमान में पटाखे उठने लगे और शहर में घना धुआं छाने लगा। पटाखों पर आधिकारिक प्रतिबंध होने के बावजूद भी विभिन्न इलाकों के निवासियों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की, जो प्रतिकूल मौसम, पराली जलाने और स्थानीय प्रदूषण के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता सूचकांक को बहुत खराब श्रेणी में लेकर चली गई। रात 10 बजे दिल्ली का समग्र AQI 330 था और कुछ प्रमुख क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफ़ी गंभीर भी दर्ज किया गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच की, जिसमें आनंद विहार में वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में रखा था। बीजापुर, पूसा और विवेक विहार जैसे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 603, 601 और 677 दर्ज किए गए। बुरारी क्रॉसिंग, जहांगीरपुरी और RK पुरम सहित कई अन्य क्षेत्रों में एयर क्वालिटी रीडिंग 370 से अधिक देखी गई, जो कि सुरक्षा सीमा से काफ़ी अधिक है। पिछले साल की दिवाली के विपरीत, जिसमें अपेक्षाकृत अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियां थी, इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 330 हो गई थी, जो साल 2022 में दर्ज किए गए 218 से काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद भी बड़े पैमाने पर इसका उल्लंघन कर शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022 में 312, 2021 में 382 और 2020 में 414 दर्ज किया गया था, जो कि सरकारी नियमों के बावजूद प्रत्येक दिवाली पर प्रदूषण के स्तर में दोहरा वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है, जिसके तहत उनके निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसे लागू करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट कमेटियां, 370 टीमों को पूरे शहर में तैनात किया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इलाके, मोहल्ले में पुलिस की टीम भी तैनात की गई है। अधिकारियों के अनुसार सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी शहर भर से, खासकर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रतिबंध का व्यापक अवहेलना की गई है। जौनपुर, पंजाबी बाग, बुरारी और ईस्ट ऑफ कैलाश जैसे इलाके में रात के समय पटाखे फोड़कर आसमान को रोशन किया गया था। DPC के अनुसार नवंबर की शुरुआत में स्थिति और खराब होने की उम्मीद है। DPC के आकलन के अनुसार आमतौर पर नवंबर की शुरुआत में प्रदूषण का उच्चतम स्तर होता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से इस अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि से दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ता है, जिससे दिवाली से संबंधित प्रदूषण से पहले ही स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ जाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। यह पलामू जिले के मोदी नगर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दर्ज कराया गया है। यह मामला बसपा प्रत्याशी कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने करवाया है। उनका कहना है कि हेमंता ने हुसैनाबाद का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। बता दें, बीती 23 अक्टूबर को बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन में हेमंत बिस्व शर्मा हुसैनाबाद पहुंचे थे। नामांकन के बाद हुई जनसभा में उन्होंने कहा था कि ये हुसैन कौन है, यहाँ हुसैन कहाँ से आया, जिसके नाम पर इलाके का नाम हुसैनाबाद रखा गया। उन्होंने आगे कहा था, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हुसैनाबाद का नाम बदल दिया जाएगा। यह झारखंड के किसी महापुरुष के नाम पर होगा, साथ ही इसे जिला भी घोषित किया जाएगा। BBC से बात करते हुए कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा, असम के CM ने हुसैन को टारगेट किया है। आप किसी का नाम ऐसे विकृत नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करे। उन्होंने कहा, यहाँ मुद्दा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिंचाई आदि का है, लेकिन वो नमक घोटाले के आरोपी जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है,
उन्हें हुसैनाबाद से अपना प्रत्याशी बना देते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, पहले औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। सीएम हेमंत सोरेन पर चाहे जितने मुकदमे दर्ज कराएं, हमारे सरकार आते ही नाम बदला जाएगा। ये हुसैनाबाद की जनता की मांग है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपने राय को ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।